और बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा दें, अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत दौरे का आज दूसरा दिन। मार्को रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से आज मुलाकात करेंगे। इस बीच द्विपक्षीय बातचीत होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत पहुंचे। दूसरा दिन आज उनके दौरे का, जो काफी महत्वपूर्ण है। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। बैठक में दोनों देशों के व्यापार समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। इधर एस जयशंकर से मुलाकात से पहले रूबियो ने शनिवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया। मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कहा कि ये बैठक काफी सकारात्मक और सहयोगी रही। ये दोनों देशों को मजबूत करेगी और साथ ही मुक्त और खुला इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करने की दिशा में मददगार साबित होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत पहुंचे। कल उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और आज एस जयशंकर के साथ मुलाकात होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता होनी है। इस बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी। यही वजह है कि आज की ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता। अमेरिकी विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। कल उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ये मुलाकात, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बातचीत होगी। और इसी बीच बड़ी जानकारी, ईरान अमेरिका डील पर बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर, ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार है। अमेरिकी मीडिया का यह कहना है। अमेरिकी मीडिया ने कहा, संवर्धित यूरेनियम पर ईरान की डील हुई है। ईरान के पास करीब 440 किलो यूरेनियम है। ईरान अमेरिका डील को लेकर ये बड़ी खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिकी मीडिया ने कहा कि ईरान यूरेनियम देने के लिए तैयार है। यूरेनियम पर ईरान से डील हुई है, यह अमेरिकी मीडिया ने कहा। ईरान के पास करीब 440 किलो यूरेनियम है। अब इसके बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनातनी की खबरें लंबे वक्त से सामने आ रही है। जहां एक तरफ राष्ट्रपति ट्रंप तीखे तेवर दिखाते नजर आए, तो वहीं ईरान ने भी तंज कसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन अब क्या डील हो सकती है? सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका ईरान डील पूरी होने के बेहद करीब है। डील को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जब अमेरिका ईरान डील पूरी होने के अब बेहद करीब है, इस डील को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी, जहां अमेरिका ईरान डील पूरी होने के अब बेहद करीब।
क्या अमेरिका और ईरान के बीच वाकई डील हो रही है, देखना बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने 9 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बातचीत की। इसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। साथ ही टर्की, बहरीन, जॉर्डन के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बातचीत की है। कुल 9 देश जिनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत की। इसमें टर्की, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं। कुल 9 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनसे ट्रंप ने बातचीत की। वहीं ईरान अमेरिका के बीच समझौते को लेकर तैयारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां ईरान ने अमेरिका को प्रस्ताव दिया है। डील की शर्तें 2 चरणों में पूरी करने का प्रस्ताव। 2 चरणों में डील आगे बढ़ेगी। ईरान अमेरिका के बीच समझौता तैयार। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, ईरान ने अमेरिका को प्रस्ताव दिया। डील की शर्तें 2 चरणों में पूरी करने का प्रस्ताव। 2 चरणों में डील आगे बढ़ेगी। ईरान और अमेरिका के बीच समझौता तैयार। ईरान ने अमेरिका को प्रस्ताव दिया। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ईरान अमेरिका की डील क्या वाकई संभव है, ये देखना अब बेहद लाजमी। अमेरिकी मीडिया के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, जब अमेरिकी मीडिया ने कहा कि अमेरिका और ईरान डील होने के अब बेहद करीब है। सूत्रों के हवाले से जानकारी कि इस डील को अंतिम रूप दिया जा सकता है। तो वहीं ट्रंप ने 9 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से बातचीत की, जिसमें सऊदी अरब, कतर, यूएई के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं। लंबे वक्त से दोनों देशों के बीच जंग जारी है। दोनों देशों ने पीछे नहीं हटने की कई बार बात की, लेकिन अब जो खबर राहत के सामने आ रही है कि दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है, डील हो सकती है। हमारे साथ 2 मेहमान जुड़े हैं, रक्षा विशेषज्ञ कर्नल उमंग कोहली जी और साथ ही विदेश मामलों के जानकार विपुल शर्मा जी। विपुल शर्मा जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह के कयास हमने अब तक लगाए थे कि बातचीत होगी या नहीं, ये संशय बना हुआ था। अब सवाल ये, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि बातचीत हो सकती है और डील बेहद करीब है। क्या ये वाकई मुमकिन है? नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सूचना देना चाहूंगा कि दोनों ही देश ये सोच इस लड़ाई से मतलब अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश में है, क्योंकि जब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा और जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है, इसके कारण पूरे ही विश्व को बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कि काफी देशों की अर्थव्यवस्था पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ा है। और इस क्राइसिस के कारण हम भी इसे अछूते नहीं रह पाए हैं। और जो पिछले दिनों में जो कि हमने देखा है कि हमारे यहाँ तेल की कीमतें और अन्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, यह उस युद्ध जो अभी चल रहा है उसकी वजह से ही है। जी हाँ, इसमें पाकिस्तान और अन्य देश बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई डील की जाए। जैसे कि ईरान ने पहले डील के कुछ एक प्रस्तावों में ये रखा था कि वो चाहते हैं कि जो भी उन्हें लॉस हुआ है, जितने भी हमलों के कारण, उसका सब उनको दिया जाए, पैसे दिए जाए। पर अमेरिका ने इसको बिल्कुल मना कर दिया था। तो इसी सिचुएशन में काफी लंबे टाइम से और दूसरे देश भी चाहते हैं कि जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है ये खत्म हो, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स खुले, और जिससे कि जितना भी जो कच्चा पदार्थ है, जितना भी पेट्रोल डीजल वहां से आता है, देशों को मिल सके और जल्द से जल्द इस समस्या का निवारण हो सके। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स भी खुलने के बाद भी लगभग 1-1.5 साल तक हमें इन समस्याओं से जूझता रहना पड़ेगा। उसके बाद ही सिचुएशन नॉर्मल आ पाएगी। यानी भी कुछ भी कहना मुश्किल है। उमंग कोहली साहब, अमेरिकी मीडिया का ये भी कहना है कि अब यूरेनियम देने के लिए ईरान तैयार हो चुका है, इस पर डील भी हो चुकी है ईरान से। जबकि कुछ वक्त पहले ही ईरान ने कहा था कि किसी भी शर्त पर हम नहीं मानने वाले, हम नहीं झुकेंगे। अगर आपको मानना है आप हमारी बातें, तो आपको हमारी डील स्वीकार करनी होगी। चलिए, मैं आपको कुछ जो है वो ब्रेकिंग न्यूज एज वेल एज
आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और जानकारी दे दूं और आपके जी। श्रोताओं को भी दे दूं कि तकरीबन पिछले 12 से 14 घंटे से बातचीत चल रही है। तेहरान के अंदर मुनीर एक स्पेशल ऑनवॉय बन के गए हैं हम्म। और वो आईआरजीसी से बातचीत कर रहे हैं रेगुलरली। उस बातचीत का हिस्सा ये है कि 2 फेज के अंदर ये बातचीत होगी और पहली फेज की बातचीत अभी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और पहली फेज की डील भी उन्होंने ऑलमोस्ट टाई अप कर ली है। हम्म। ये जो बातचीत हुई है ये भी 2 फेजेस के अंदर हुई है और फर्स्ट फेज के अंदर मुनीर ने जब हॉर्मुज को खोलने की बात की तो आईआरजीसी और बाकी नुमाइंदों ने, प्रेसिडेंट ने ईरान के कहा कि हमारे फ्रोजन एसेट्स को रिलीज कर दिया जाए। फ्रोजन एसेट्स ईरान के रिलीज करने के लिए मुनीर ने कुछ समय मांगा कि वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना चाहते हैं और फिर वो इस बात के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चंद घंटे के अंतराल के बाद नेगोशिएशन दोबारा से शुरू हुआ और इस बीच में मुनीर ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बात की और ये निकल कर आया कि कुछ एसेट्स को डीफ्रीज कर दिया जाएगा फेज 1 में। उसके बाद आईआरजीसी ने और ईरान ने यह माना कि लगभग 1000 के करीब शिप्स फर्स्ट फेज में हॉर्मुज के अंदर खोल दिए जाएंगे और उनको जो है निकलने दिया जाएगा। तो ये इस तरह का डील जो है, इसके कॉन्टूर्स जो है वो बन गए हैं और वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वापस भेज दिए गए हैं। ट्रंप ने अपनी जो है छुट्टी जिसके लिए वो बाहर जा रहे थे वो कैंसिल करके वापस व्हाइट हाउस में आ गए हैं। अभी उसके ऊपर नेगोशिएशन और डिस्कशन फाइनल मूवमेंट्स की हो रही है और ये आपके और आपके श्रोताओं के लिए ब्रेकिंग न्यूज है किस तरह से ये नेगोशिएशन हुई है। टिपिकल ब्रास टैक्स। अभी इसके ऊपर अगले आने वाले 5 से 6 घंटे के अंदर आप देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट फेज ऑफ डील साइन हो जाएगी और कुछ शिप्स हॉर्मुज से निकलेंगे। ब्रेकिंग न्यूज साथ में यह भी है कि ईरान ने इंडिया के एलपीजी के कुछ जो है जहाज ऑन प्रायोरिटी निकाले हैं अभी कुछ ही घंटे पहले। कुछ पिछले आधे पौने घंटे के अंदर एक शिप जो है वो निकल गया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से विद प्रायर कंसेंट ऑफ आईआरजीसी विदाउट पेइंग एनी टोल। टोल दिए बिना आईआरजीसी की सहमति से हॉर्मुज से एलपीजी का एक अभी जो है वो कंसाइनमेंट अभी इंडिया के लिए निकला है। सो इस करके सिचुएशन पहले से ईज आउट हुई है। इसके अंदर बहुत सारे जो है और टेंजिबल्स और इंटेंजिबल्स इंक्लूडेड हैं जो कि आने वाले कुछ टाइम में आपको क्लियर हो जाएंगे। क्या हम ये माने ओमन साहब कि आने वाले वक्त में स्थिति बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और बहुत ज्यादा वक्त अब इसके लिए नहीं बचा? नहीं नहीं, ये नहीं मैं कह रहा हूं। आपने अगर मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो ये 0 और 1 का सम गेम नहीं है, ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये ग्रे जोन वॉरफेयर के ही अंदर आता है। ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर का ही एक हिस्सा है जिसके अंदर अभी ग्रे जोन वॉरफेयर चल रहा है। ग्रे जोन वॉरफेयर के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है कि बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल हो गया और सब कुछ जो है ठीक ठाक हो गया या फिर धुरंधर लड़ाई चल रही है। ऐसा नहीं है। देयर आर अप्स डाउन्स, नेगोशिएशंस टेकिंग प्लेस और उसके अंदर मिलिट्री एलिमेंट भी एक छोटा सा एलिमेंट रहता है। उसके अंदर इकोनॉमिक वॉरफेयर एंड सोशल वॉरफेयर एंड और बहुत सारा तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, नरेटिव वॉरफेयर, इस तरह का वॉरफेयर जो है चलता रहता है। अभी ये सिचुएशन जो प्रेजेंटली चल रही है इसके अंदर इकोनॉमिक वॉरफेयर, नरेटिव वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत जोरों से चल रहा है और वो चलता रहेगा और उसके अंदर कोई जो है सीज फायर होने वाला नहीं। हाँ, जो काइनेटिक वॉरफेयर है जिसके अंदर मिसाइलें और ड्रोन्स फेंके जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, उसके ऊपर सीज फायर हो रखा है। नेगोशिएशन की फर्स्ट फेज खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट और ये उभर कर आ रहा है और वो भारत के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं। ये उभर कर आ रहा है कि मुनीर एक तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक एनवॉय बनकर रह गए हैं। वो उनका एक जस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप कहते कहते रुक गए मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल। उन्होंने एक तरह से पाकिस्तान को डेलीगेट कर दिया है उस एरिया के अंदर लीडरशिप पोजीशन में आने के लिए मिडल ईस्ट रीजन के अंदर, गल्फ रीजन के अंदर, और वो यूएसए के बिहाफ के ऊपर बल्क ऑफ दी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, बल्क ऑफ दी नेगोशिएशन कर रहे हैं
इस टाइम यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो किसी भी तरह से डील चाहता है और वो निकलना चाहता है उस सिचुएशन से, जिस ट्रिकी सिचुएशन के अंदर वो फंस गया है। और उसमें उसको निकालने के लिए मुनीर उनकी मदद कर रहे हैं, वही उनका चीफ आदमी है मिडल ईस्ट के अंदर। जी। तो ये जो स्थिति बन के आ रही है, जिसके अंदर मुनीर को उन्होंने एक तरह से डेलीगेट कर दिया है पूरे के पूरे नेगोशिएशन प्रोसेस में, ब्लाइंड ट्रस्ट उनकी नेगोशिएशन के ऊपर वो दिखा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, वो आने वाले समय में कितना ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा ये अभी वक्त ही बताएगा। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। मुनीर एक ऐसे आदमी हैं जो कि दोनों तरफ से जो है वो गेम खेलते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। तो इसके चलते आपका ये कहना कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आई एम स्केप्टिकल। मुझे पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन यस, पहले से सिचुएशन बेहतर हुई है। मिलिट्री अटैक्स होने की सिचुएशन पहले से कम हुई है और ऐसा लगता है कि कुछ आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले महीनों के अंदर स्थिति थोड़ी पहले से बेहतर होगी एंड स्मूथ सेलिंग फ्रॉम हॉर्मुज होना शुरू हो जाएगा। यूरेनियम का जो इशू है उसके ऊपर अभी भी स्थिति बनी हुई है वही कि बाहर यूरेनियम नहीं जाएगा ईरान से। हाउएवर ईरान ने अपनी रिलैक्स की है सिचुएशन के वो 10 साल तक उसकी डेवलपमेंट नहीं करेंगे, एनरिचमेंट नहीं करेंगे। यूएसए अड़ा हुआ था कि वो जो है 20 साल तक ना करें उसकी एनरिचमेंट। अभी 12 साल के ऊपर कुछ सहमति बनती हुई नजर आ रही है। चलिए कोहली साहब, राहत की बात तो ये आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाई हम तक कि अगर स्थिति पहले से बेहतर हुई है, क्योंकि हमने देखा कि ईरान इजराइल अमेरिकी युद्ध के बाद से कितनी तनावपूर्ण स्थिति है और इसका खामियाजा कई देशों को भुगतना पड़ रहा है। स्थिति नॉर्मल हो जाए ये बहुत ज़रूरी भी है। विपुल शर्मा जी, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत पहुंचे हैं। आपने देखा कि कल भी उन्होंने पीएम मोदी से बातचीत की थी, आज वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और भारत के लिए क्या कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि उन्होंने एक वीज़ा का भी जिक्र किया है इसमें? जो मार्को रूबियो हैं विदेश मंत्री, वो 4 दिन की स्टेट विजिट पर इंडिया आए हुए हैं, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात करी है, विदेश मंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे। ये इनका जो 4 दिवसीय दौरा है, इसमें जो 26 तारीख को जब ये समाप्त होगा तो जो क्वाड देशों के फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है ये उसमें भाग लेंगे अमेरिका की तरफ से, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी इस मीटिंग को चेयर कर रहे हैं। और उन्होंने 3-4 स्थानों पे जाने का उनका जो प्लान है, जिसमें कोलकाता, आगरा, नई दिल्ली, कोलकाता तो वो ऑलरेडी जा चुके हैं और जयपुर भी जाएंगे। जो सबसे मेन जो पॉइंट्स हैं इस मीटिंग में कि पिछले काफी लंबे टाइम से जो भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की वजह से जो तनाव चल रहा है उसको कम करने की दिशा में उनकी विजिट को देखा जा रहा है। दूसरा ये है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करी है और लगभग बहुत सारे विषयों पर जानकारी मतलब साझा की है कि जिसमें ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी पे दोनों देशों के साझा प्रयासों के साथ हम दोनों देशों की उन्नति के लिए कार्य करें। तीसरा ये है कि जो क्वाड देशों की बैठक है जिसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, यूएसए, उसमें वो भाग लेने के लिए तो आए हैं। इसके साथ साथ जो इंडिया के और भी हायर ऑफिशियल्स हैं वो उनके साथ मीटिंग करेंगे और कोशिश ये है कि जो संबंध पिछले काफी समय से जो तनाव दोनों देशों के बीच बना हुआ है उसमें कम हो। उसके साथ साथ ही जब उन्होंने कल प्रधानमंत्री जी से मुलाकात की है तो उन्होंने उनको अमेरिका आने का न्योता भी दिया है। और ये मुलाकात क्योंकि जो ऑन गोइंग वेस्ट क्राइसिस है उसको देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बायलैटरल टाइज जब भी दो देशों के काउंटर पार्ट एक दूसरे से मिलते हैं तो हमेशा कोशिश ये रहती है कि दोनों बायलैटरल टाइज के बारे में बात करेंगे। इवन उन्होंने कुछ एक जो इंटरव्यू दिए हैं या जिसमें उनसे सवाल पूछे गए हैं तो उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के पास एक ट्रिमेंडस कैपेसिटी है और इन्वेस्टमेंट को लेके पूरा का पूरा वैश्विक जो दृश्य है वो भारत की तरफ झुकाव की तरफ है पिछले काफी समय से, और जो वेस्ट एशिया का ऑन गोइंग क्राइसिस है वो चाहते हैं कि ये दूर हो, क्योंकि इससे कोई भी अछूता नहीं है। और जो हमारी पिछली डिस्कशन है मैं उसके बारे में एक लाइन और ऐड ऑन करते हुए ये कहूंगा कि जो जनरल मुनीर है और पाकिस्तान के लिए तो ये आप मान के चलिए कि आपदा में अवसर जैसा हो गया है। उनकी जो देश की बदहाली है अर्थव्यवस्था से और भी जो समस्याओं से जूझ रहे हैं पिछले काफी समय से, उनके लिए तो एक सुनहरा मौका है कि वो
बीच में इस डील को करा दें और युद्ध की समाप्ति हो, जिससे उनकी साख को बढ़ोतरी मिले, जो कि वैश्विक स्तर पर गिरी हुई है। बिल्कुल। उमंग कोहली साहब, वक्त की कमी है, एक आखिरी सवाल बहुत कम शब्दों में आपसे समझना चाहूंगी। हमने देखा कि व्हाइट हाउस में किस तरह व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग की गई, 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई, और हाल ही में हमने देखा था, रविवार का ही वक्त था वो भी, जब फायरिंग की गई थी। इस तरह की घटनाएं अमेरिका में अब बहुत ही आम हो चली है। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप पे इससे पहले भी कई हमले हुए, और अब जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त ट्रंप व्हाइट हाउस में ही थे। जी, तो ये तो एक सच्चाई ही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बहुत सारे जानलेवा हमले हुए हैं। जी। वो प्रेसिडेंट बने ही उस समय जब कैंपेन ट्रेल के अंदर थे, उस समय ही उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, और उनके ऊपर बहुत सारे मुद्दों की वजह से, इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ ईरान, बट बहुत सारे उनके इमिग्रेशन से रिलेटेड जो उनकी पॉलिसीज हैं, वेनेजुएला से रिलेटेड उनकी पॉलिसी है, क्यूबा से रिलेटेड उनकी पॉलिसी है, यूक्रेन से रिलेटेड और रशिया से रिलेटेड जो उनकी पॉलिसीज हैं, उसके चलते बहुत सारे रेडिकल एलिमेंट्स वायलेंट मींस इस्तेमाल करना चाहते हैं रिपब्लिकन्स के खिलाफ और प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ। आपने देखा कि उनके सीनियर लीडर फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ और वो मारे गए। सो ये यूनाइटेड स्टेट्स की डेमोक्रेसी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी बना हुआ है। बैटल लाइंस बिटवीन डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स वो इस तरह से ड्रॉ हो रखी हैं, उनकी इतनी ज्यादा आपस में जो है दुश्मनी कह लीजिए या कह लीजिए पोलराइजेशन हो गई है दो टुकड़ों के अंदर, कि वहां पे पॉलिटिक्स बड़ी ही विचित्र जैसी हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर जिस तरह की हरकतें होती हैं, या पाकिस्तान, बांग्लादेश या इस तरह के कंट्रीज के अंदर आपस में पॉलिटिकल वायलेंस टॉप लीडर्स के ऊपर होती है, उस तरह की वायलेंस नजर आनी शुरू हो गई है, विच इज वेरी सैड फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, जहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और उसके बाद जो है वो पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो दुनिया में सबसे अव्वल नंबर का रहा है। एक लिबर्टी के नाम से उनको जो है वो प्रोग्रेशन के नाम से जाना जाता है कंट्री को। वहां पे इस तरह की पोलराइजेशन होने के बाद डेमोक्रेसी उनकी कहीं ना कहीं डल्यूट हुई है, साथ ही रेडिकलाइजेशन बढ़ी है। दोनों तरफ से रेडिकलाइजेशन और पोलराइजेशन बढ़ी है, और उसी का ये देखने को मिल रहा है। मैं आपको चलते चलते ये भी बता दूं कि व्हाइट हाउस के अंदर बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी रहती है। उनकी डिजिटल सिक्योरिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी इतनी नहीं रहती है। डिजिटल सिक्योरिटी के अंदर कौन जो है आदमी आ रहा है उसकी नियर विसिनिटी में व्हाइट हाउस के, वो पहले से तय किया जाता है। आपको पास लेना पड़ता है वहां पे डिजिटली जाने के लिए। पास लेने के बाद वो अप्रूवल आता है पास का, तभी आप जा सकते हैं। मुझे मौका मिला था व्हाइट हाउस विजिट करने का कुछ साल पहले, और उस समय जो है मैंने ये देखा था कि किस तरह से सिक्योरिटी ना दिखते हुए भी कितनी अव्वल नंबर की उनकी सिक्योरिटी थी, और डिजिटल क्लासेस उनके कई महीने पहले और कई बार कई हफ्ते पहले लेने पड़ते हैं। तो इस तरह की अगर चूक हो रही है और व्हाइट हाउस के नजदीक इस तरह से गनमैन जा रहे हैं और फायर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस डिजिटल सिस्टम के अंदर भी कोई ना कोई ब्रीच आ गया है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो चली है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।